जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी भी जो 2025 के अंदर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उसका हमें सॉल्यूशन करवाइएगा। तो फाइनली वो क्लास वो दिन आज आपके सामने आ गया है। तो आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 5 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। भी तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। भी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको पूछा गया है भी सलील का वेतन पहले है वो 15% घटाया गया, बाद में उसे क्या है 10% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब आप बोलोगे सर जी इनके आंसर तो आप मिटा लेते, तो देखो भी आंसर मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। भी इसमें देखो सारे जो रॉन्ग है वो सारे के सारे लाल में दे रखे हैं और जो आपका सही है राइट है वो आपका हरे के अंदर दे रखा है। अगर मैं 1 2 3 ये मिटा देता तो आगे आपको आंसर यहाँ पे दिख जाते भी, और ये मिटा देता तो फिर आंसर ही नहीं, वो आपके पास में ऑप्शन भी नहीं बचता। भी सारे के सारे इसी प्रकार से हैं भी, ठीक है। अब देखो भी 15% घटा दिया जाता तो 15% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 15/100। अब 5 से काट दो, 5 × 15 और 5 100 यानी 3/20। अब पहले उसका वेतन था 20 रुपए और 3 घट गया तो यानी अब उसका वेतन रह गया 17। अब 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 10 था उसका वेतन और एक यानी 10 पे 1 बढ़ गया तो यानी 11 हो गया। अब देखो भी यहां पे ये कितना हो गया, टोटल वेतन उसका 200 हो गया। पहले उसका वेतन 200 था और अब 11 77 7 और 11 कम 11 और 7 यानी आपके पास में 187 हो गया। अब देखो भी कितना यहां पे पहले 200 था और अब घट करके उसका वेतन कितना हो गया 187 हो गया। अभी तो ये कितना घटा है यहां पे वो देख लो। तो कितना घटा है भी 13 घट गया, 13 घट गया और कितने पे 200 पे और इनटू 100। तो यहां पे आप 200 से 200 कैंसिल कर दो, सॉरी 100 से 100, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 2 से काटोगे तो ये आपके पास 6.5% आ जाएगा। तो कितना कम हो गया 6.5%। आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से करना है। अब देखो भी महिला प्रीमियर लीग, अब इनके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना वो भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। अभी महिला प्रीमियर लीग जिसे WPL बोलते हैं 2025 का किताब किसने जीता, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे अब इसमें दे रखा है भी पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत याद करना है आपको। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत याद करना है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है, 0 से लेकर के अनंत तक चलती है वो आपकी कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं होती है 14। तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 14 तक जाएंगे तो इसका मतलब 13 होगी। 0 से 13 और इनका क्या करना है आपको औसत याद करना है। औसत याद करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर लो आप। तो इसमें हो जाए 0 प्लस में 1 प्लस में 2 इस प्रकार से और प्लस में 13 और अपोन में आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 14 है तो 14 का भाग लगाना है। तो यहां पे इसका औसत है वो निकाल लो। तो इसका योग आएगा सभी का 91 में 14 का भाग दोगे तो आपके पास में 6.5 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पूछा है भी बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, तो वो 1817 में किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया भी विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ऐसे कितने सेफ हैं
जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। वकील नहीं है तो इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर नहीं आना चाहिए भी। तो यहां पे ऐसी ये जो 9 है ना, ये जो 9 संख्या है वो दोनों में सेफ और शिक्षक में कॉमन है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। स्लाइड मास्टर क्या होती है, जो स्टार्टिंग की जो स्लाइड होती है ना, स्टार्टिंग की पहली जो स्लाइड होती है उसे स्लाइड मास्टर बोलते हैं। और स्लाइड मास्टर के अंदर जो भी अपन चेंज करेंगे ना, वो ही सारे के सारे जो बाद वाली जो स्लाइडें हैं उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है भी। तो सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है भी। स्लाइड मास्टर पे जो भी अपन यहाँ पे एडिटिंग करेंगे या फिर जो भी फॉन्ट लेंगे, जो भी लेआउट लेके आएंगे, ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग देंगे, वो सारी की सारी है वो एक साथ है वो लागू हो जाती है सारी बाकी सारी स्लाइडों के ऊपर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अब इसमें बोला गया भी एतु तोके संग्रह से निश्रित संगम संकलनों पुरु नानरू और पदित्र पत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। तो राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा जीके के अंदर है वो मैं ज्यादा यहां पे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, और मैथ रीजनिंग के अंदर जितना आपको डिस्क्राइब करवाना है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी इसमें प्लस माइनस को आपस में चेंज करना है और मल्टीप्लाई भाग को आपस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1125 डिवाइड बाई 45 इंटू 39 और माइनस को प्लस में चेंज करना है और माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में चेंज कर दो। तो 1125 के ऊपर है वो आप भाग लगा दो किसका, 45 का। तो आपके पास में 45 से कम 45 और ये 25 बार कट हो जाएगा भाई। अब 25 का आपको मल्टीप्लाई करना है 39 के साथ में, तो कितना आ जाएगा, 39 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 975 आ जाएगा भाई। 975 प्लस का 17 है और माइनस का 19 है, तो इसका मतलब माइनस का 2 कर दो तो ये आपके पास 973 आ जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास का वर्तमान व्यय कितना है। तो वर्तमान व्यय है वो 0.64% है भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। तो वो बांग्लादेश ने संभाली। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी एक चतुर्भुज है ABCD में, AB आपका 17 सेंटीमीटर है, BC आपका 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर है, AD 12 सेंटीमीटर और AC आपके पास में 15 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो भी ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज के अंदर है वो मैं नाम दे देता हूं, ये A, ये B, फिर C और फिर D। तो ये क्या है आपके पास में, AB है वो 17 सेंटीमीटर है, BC है वो 8 है, ये 9 है और ये 12 है, और AC है वो आपके पास में कितना है भी, 15 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर, आपको दे नहीं रखा भी ये चतुर्भुज कौन सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके सामने ये देखो एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का, 8, 15 और 17, 8, 15, 17 ये एक ट्रिपलेट होता है। और इसी प्रकार से ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, उसका एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, 3, 4 और 5 ये भी समकोण का ट्रिपलेट होता है। अब इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं पूरे ट्रिपलेट को, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, ये बन गया ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे समकोण बन रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ दो आपस में, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे 15 है और हाइट कितनी है, 8 है। तो इसको 2 से काटोगे 4 बार तो 15 चौके 60 आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा का देख लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे कितना है 9 और इंटू हाइट कितनी है 12। तो 2 से काटोगे 6 बार और ये 54 आ गया। तो 54 और 60 को जोड़ दो आप, 54 और 60 को जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में 100 शहरों को शामिल किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी वही करना है आपको, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, और मल्टीप्लाई को भाग में और भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 38 इंटू 21, माइनस में 436 डिवाइड बाई 4 और प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब देखो भी 436 के अंदर भाग लगाओगे तो ये 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 0 4 निम 36 यानी 109 आ गया। अब 38 का और 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 798 आ जाएगा भी। 798 माइनस में 109 और प्लस में क्या है 73, तो प्लस प्लस का जोड़ लो और माइनस माइनस का जोड़ लो। तो 798 में आपको क्या करना है, प्लस जोड़ना है भी, प्लस करना है 73, तो कितना आ जाएगा 871 आ जाएगा। 871 में आपको 109 है वो माइनस कर दो भी, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 और 8 862, सॉरी 8 में से 1 जाएगा तो 762 भी। 762 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी एक बिस्तर का अंकित मूल्य है वो 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे जो क्रय मूल्य है वो मैं मान लेता हूं भी x है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान लो आप, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 30% अधिक क्या है, आपका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 517 है, तो इसका 30% अधिक है, तो इसका मतलब 130% निकालने इसका, और बराबर क्या आ जाएगा 517 आ जाएगा भी। अब यहां से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास में क्रय मूल्य कितना आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 517 और 00 आ जाएगा, ये भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और 130 का आपको क्या है भाग करना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 51700 के अंदर है वो भाग करना है 310 का, तो आपके पास में 310 का नहीं 130 का भाग करना है, तो ये 397 कितना आ जाएगा अभी 397.69 आ जाएगा अभी। ये इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया। अब यहां पे क्या है, यदि लाभ प्रतिशत क्या है यदि लाभ प्रतिशत 2% है, यदि लाभ प्रतिशत है वो 2% है, तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 397 का विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य आपके पास में है, तो 397.69 का आपको क्या करना है 2%, तो 102 निकाल लो भी, अपोन में क्या कर दो 100, तो यहां पे 397.69 है, 69 का आपको क्या करना है भी गुणा करवाना है 102 के साथ में, और यहां पे आपके पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा 405.64 आ जाएगा भी। ये आपका क्या आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो भी अंकित मूल्य आपके पास में ये है भी, छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य 517 है, बेचा इसने क्या था 405 रुपए में, तो छूट कितने की मिल गई, तो आप है वो यहां से 517 के अंदर से माइनस करोगे कितना 405.64, तो आपके पास में कितने की छूट आ गई 111.36 की छूट आ गई भी, 111.36 की छूट आ गई। और वो छूट मिली कितने पे है 517 पे, और इंटू प्रतिशत याद करना भी कितनी छूट है, तो ये हो जाएगा। अब आपके पास में ये हो जाएगा यहां पे भी 11,136 में आपको किस में भाग, कितने का भाग देना है 517 का भाग देना है, तो ये आपके पास में 21.53 आ जाएगा, 21.53 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई 21.54 या 21.53। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक है। अब उसकी पुत्री की आयु x मान लेता हूं मैं, ठीक है, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, तो राहुल की आयु 3x हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 गुना तो 3x हो जाएगी। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8 वर्ष बाद में, तो ये हो जाएगा x प्लस में 8, x प्लस में 8 आ जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद, तो यहां पे भी 8 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 8। ठीक है, उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब पुत्री की आयु ये है, इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, पुत्री की आयु को 2 से गुणा कर दूंगा, और 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो ये हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में 3x प्लस में 8 इक्वल 2x, और 2 का गुना है वो 8 के साथ में होगा, 8 16
16 और 5 21, ये हो जाएगा 21। अब देखो भी यहां पे आपके पास में बच गया x, ये 8 है वो इधर जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भी 21 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 13 बचेगा, तो x का मान 13 आ गया, यानी उसकी पुत्री की आयु 13 आ गई। अब आपको बताना भी राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 3x है, तो इसका मतलब 13 × 3, तो आपके पास में राइट आंसर कितना हो जाएगा 39 होगा भी। तो इसका राइट आंसर होगा वो 39 होगा, जो कि 30 नहीं होगा भी, 30 कभी भी नहीं हो सकता, यानी 39 ही होगा, पहला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इस पे आप रेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी इसके अंदर यहां पे आपको क्या करना है, सरलीकृत करना है। सरलीकृत करना है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा ब्रैकेट है ना उसको सोल्व कर लो आप। छोटा ब्रैकेट है इसको सोल्व करोगे तो 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 17 और 6 23 हो जाएंगे, 17 और 6 है वो 23 हो जाएंगे। उसके बाद में गुणा करवाना है आपको -7 के साथ में, -7 है तो इधर गुणा करवाओ, 7 या 21, 2 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 161 हो जाएंगे, 14 और 2 16, 161 किसके माइनस के, और 127 है वो आपके प्लस के हैं, और इधर प्लस क्या है 93 है, तो यहां पे प्लस प्लस का आप जोड़ लो भी, 127 के अंदर है वो प्लस करोगे 93, तो आपके पास में मान आएगा 220, और 220 में से 161 है वो आप माइनस कर दो, तो आपके पास में जो मान आएगा 161, तो 59 कितना आ जाएगा भी 59, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जैसे ओ आता है आपका 15 पे, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21, और 21 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 23, 23 पे क्या आ जाएगा आपका W आ जाएगा। उसके बाद में K आता है 11 पे, 11 और एक 12, 12 और एक 13, 13 और एक 14, 14 और एक 15, 15 पे आ जाएगा आपका O, यानी इसमें प्लस 1 कर रहा है भी। I आता है 9 पे, 9 में से 2 गया 7, 7 पे G आ गया, 7 में से 2 गया 5, 5 में E आ गया, और 5 में से 2 गया C, और C 3 पे आता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा जो कि आ जाएगा आपका A। अब देखो भी 4, 4 2 8, 4 2 8 है, और 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 4 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 4 5 20 आ जाएगा आगे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी क्या लगेगा, तो यहां पे पहले क्या कर दिया भी 1 माइनस कर दिया भी, इसके अंदर पहले 1 माइनस किया, उसके बाद में क्या करेगा ये, और उसके बाद में 3 माइनस कर दिया, उसके बाद में 5 माइनस कर दिया, उसके बाद में 7 माइनस कर दिया, और अब -7 करेगा, यानी विषम संख्या 1 3 5 7 इस प्रकार से। तो अब 9 माइनस करेगा तो 15 में से 9 गया 6, और यहां पे आपके पास में बच गया 7, और ये 676 कितना आएगा भाई 676 आएगा, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। बात ये है भी यहां पे ये दे रखा है आपको, और सारे के सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। सारे के सारे ऑप्शन आपको चेक कैसे करनी है भी, जो लॉजिक यहां पे लगेगा ना वही लॉजिक यहां पे लगेगा। अब हैज की जगह ना आपको ये ऑप्शन उठा उठा के रखने हैं, अभी हैज की जगह पहले ये ऑप्शन उठा लेना, और उसके बाद में स्टार की जगह ये जो प्रतिशत है ना उसकी जगह ये ऑप्शन उठाना है आपको। ठीक है, अब देखो पहले मैं यही ऑप्शन उठाता हूं, पहले जो आपको दे रखा है ना यही ऑप्शन उठाता हूं, कौन सा है जी सी और एच, जी सी एच मैंने हैज की जगह रख दिया, और उसके बाद में आगे क्या है एल एच एम है। अब इनमें देखो भी ये हो जाएगा 5 यानी 7 और 5 12 प्लस 5 कर दिया, और उसके बाद में 3 और 5 8 प्लस 5 कर रहा है ये। उसके बाद में यहां पे देखो भी 8 और 5 13 यानी 5 प्लस कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें ओ के पी, और ओ के पी को प्रतिशत की जगह आपको क्या रखना है टीपीयू रखना है भी, टीपीयू। अब देखो 15 और 5 20, और 11 और 5 16, 16 पे पी आ गया, और यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा 16 और 5 21। देखो भी सभी में एक ही लॉजिक लग रहा है ना, यही प्रोसेस होती है, सभी में एक ही लॉजिक लगना चाहिए। हैज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से उठाना पड़ेगा, ऑप्शन में से उठाना पड़ेगा भी, हैज का मान ये रखे देखना पड़ेगा, और स्टार ये जो आपका प्रतिशत है उसकी जगह आपको ये मान रखना पड़ेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पे लोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, यह इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य है भी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है और भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है, एक साधारण सी भाषा में आप समझो भी। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसे अपन क्या है दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते,
और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसे अपन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी, पानी के अंदर चीनी घोल दी तो पानी से वापस में चीनी प्राप्त कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जैसे हमारे पास में कोई दूध है, ठीक है, और उस दूध का किण्वन होकर के दही बन गया, तो वापस उस दही से अपन दूध बना सकते हैं क्या? कदापि संभव है ही नहीं। तो ये क्या है? जो वापस प्राप्त किया जाता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, जो वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां पे देखो भी, जल का उबलना एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसको क्या अपन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, वाष्प बन रही है, वाष्प का पानी बना सकते हैं। कागज का काटना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ का पिघलना, वापस से बर्फ को बना सकते हैं फ्रीज में रख करके, तो ये भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी का जलना, लकड़ी जब जल के राख हो जाती है तो उस समय उस राख से अपन वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या? ये कदापि संभव नहीं है, इसे अपन वापस नहीं बना सकते, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या आती है अभी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, का पार्ट नहीं है। अब देखो भी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, ये सीपीयू के ऊपर लगा होता है। अभी सीपीयू होता है ना, उसके ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लगा होता है, जो कि मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, ये प्रोसेस कौन करता है? ये जो गणितीय संक्रियाएं करता है ना, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। रजिस्टर होता है, ये भी सीपीयू के ऊपर ही लगा होता है। और कंट्रोल यूनिट है, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, ये भी कहां पे लगा होता है? ये भी आपका प्रोसेसिंग, यानी ये आपका सीपीयू पे ही लगा होता है। लेकिन ग्राफिक कार्ड है ना, ये आपका सीपीयू का पार्ट नहीं है। सर जी लगा तो सीपीयू पे होता है, बिल्कुल लगा होता है, लेकिन बगैर ग्राफिक कार्ड के भी आपका जो कहने का मतलब ये है भी, बगैर ग्राफिक कार्ड के भी अपन है वो लैपटॉप चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफिक कार्ड एक क्या है? एक प्रकार से एक्सटर्नल मेमोरी हो गई भी, जिस प्रकार से बड़े जो लैपटॉप होते हैं, गेमिंग के लैपटॉप होते हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड का यूज किया जाता है भी, ठीक है। तो यहां पे ये आपका क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पार्ट नहीं है भी। सीपीयू का पार्ट का मतलब वो हो गया अभी, सीपीयू के बगैर, यानी उसके बगैर सीपीयू काम नहीं करेगा अभी। तो ग्राफिक कार्ड के बगैर सीपीयू काम कर सकता है भी। अब इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? अंतरजातीय का मतलब होता है जाति के अंदर, और अंतरधार्मिक का मतलब होता है धर्म के अंदर। विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है और शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में है, तो कितनी होनी चाहिए, ये आपको बतानी है। देखो भी, अब 2/3 भाग, दूरी टोटल आपके पास में कितनी है? 519 है, उसका 2/3 भाग कितना हो जाए? 2/3। तो 2/3 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 21, और ये बचे 3 7 21, 3 3 9। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 14, और उसके बाद में आपके पास में बच गया ये 173 बचेगा। फिर यार टोटल जो दूरी है आपके पास में, वो लास्ट में कितनी बचेगी? 173 बचेगी। फिर 2/3 भाग है, तो इसका मतलब क्या है? 2 भाग, ये दौड़ेगा, 1 भाग बचेगा, टोटल आपके पास में 3 ही भाग है। तो यहां पे गुना करोगे तो 2 एकम 2 और 1 3 यानी 346। अब 519 में 346 निकालोगे तो 173 बचेगा आपके पास में। अब देखो भी, टोटल समय आपके पास में कितना? 7 घंटे है। अब उसका 7 घंटे का 5/7 निकालोगे तो आपके पास में कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। यानी 5 घंटे, 7 घंटे टोटल थे, उसमें से 5/7 घंटे का उसने यूज कर लिया, तो इसका मतलब पीछे कितना बचा? पीछे आपके पास में 2 ही घंटे बचे हैं, और उस 2 घंटे के अंदर आपको 173 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 173 में आप 2 का भाग दे दो, तो ये हो जाए 2 8 16 बच गया, 1 2 6 12 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 86.5 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल हो जाएगी। आगे देखो, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? तो पनामा बना है। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? तो वो पनामा बना है। आगे देखो, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो वो मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है भी। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वो हमें
अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक अधिकार है वो आपका भाग कौन से में है, तो भाग 3 के अंदर इसका जिक्र मिलता है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार है वो आपका आर्टिकल 12 से लेकर के और आपका 35 तक इसका जिक्र मिलता है भी। और 35 के बाद में 36 से लेकर के और आपका ये 36 से लेकर के 51 तक ये आपका यहां पे कौन से आ जाता है, 36 से 51 तक आपका है वो नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं भी, जो कि भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अब उसमें क्या है, आर्टिकल 32 के अगर आपका मौलिक अधिकारों में कोई भी हनन हुआ है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आर्टिकल 32 के तहत है वो अपनी रिट जारी कर सकते हैं भी। अब इसमें देखो भी यहाँ पे किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, तो इसका मतलब 55% वो बचाती है। और यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो इसका मतलब 55% का वैल्यू कितना, 66,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 55, 11 से काट दो, 11 5 55 और 11 6 66, ये आपके पास में 6,000, फिर 5 से काटोगे तो 12 5 60 यानी 1200। कहने का मतलब ये अभी एक का मान 1200 आ गया तो उसकी आय पूछिए, आय हमने 100% मानी है तो कितना हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये देखो भी 105 से 97 हुआ तो ये कितना माइनस किया, 8 माइनस किया, यहां पे कितना माइनस किया, 8 माइनस किया, यहां पे भी 8 माइनस, यहां पे भी 8 माइनस और यहां पे भी 8 माइनस करेगा तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा आपके पास में 5 बचेगा और यहां पे 65 आ जाएगा फिर, यानी 8 माइनस कर रहा है 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी एक आपके लिए विशिष्ट ऑफर है आप सभी के लिए भी, एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये मात्र और मात्र आपके लिए 99 रुपीज के अंदर है। और ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपके पास में जो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। ठीक है, जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जो यूट्यूब पर क्लासें लग रही है उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने के लिए रहेगी, 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। और ये आपके लिए एक शानदार सा ऑफर है। तो 99 रुपीज के अंदर है वो टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितना भी कोर्सेज है, जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। तो जो भी बंदा इच्छुक है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है नहीं भी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बोला गया भी यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या देखो भी, सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 902, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, दूसरा अंक यहाँ पे कितना है 0 है, और सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे 283 है, तो इसका तीसरा अंक कौन सा है 3 है, तो जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, अब इसमें बोला गया भी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 108वां स्थान हासिल किया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से, यहां से क्वेश्चन शुरू आपका, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का। तो यहां पे प्रतीक संख्या प्रतीक, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी, प्रतीक फिर संख्या और फिर प्रतीक, उसके बाद में प्रतीक संख्या प्रतीक, तो ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों देशों, दोनों यानी भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो वो आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के क्वेश्चन 2 आ चुके हैं। एक तो यानी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और एक जो भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वो राजा राम मोहन राय ने की थी भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। अब गीता का बाएं छोर से 16वां स्थान है, और यदि सुनीता
गीता के दाईं और 21वें स्थान पे बैठी है भी, सुनीता है ना, वो गीता के दाईं और 21वें स्थान पे बैठी है, ठीक है भी। तो पंक्ति में दाएं छोर से सुनीता का स्थान कौन सा है? तो देखो भी मेरे को पहले तो ये बता दो भी बाएं छोर से सुनीता का स्थान कौन सा है। तो 16 और 21 को आपस में जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 37, यानी दाएं छोर से सुनीता का स्थान 37वां है। टोटल कैंडिडेट आपके पास में पता है, तो आप क्या करोगे? कुल कैंडिडेट में दिया गया स्थान है वो माइनस कर दो और प्लस कर दो 1, तो यहां पे हो जाएगा 37, माइनस करोगे इसमें से तो ये आपके पास में 6 और ये हो जाएगा 36 और प्लस कर दो 1, उसके बाद में क्या आ जाएगा? 37। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। इन टोटल कैंडिडेट आपको दे रखे हैं और एक छोर से आपको स्थान पता है, तो आप क्या करोगे? वो स्थान टोटल कैंडिडेट में से माइनस कर दो और प्लस कर दो 1। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, सरल करना है, मान क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी 5832 है ना, ये 18 की क्यूब होती है तो 18 के रूप में बाहर आ जाएगा, और इंटू ये जो 10,000 है, ये 10,000 का अगर अपन पावर यानी 10 का पावर 4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो 10 के रूप में बाहर आ जाएगा। इंटू यहां पे क्या है? 5/24 और इंटू 78 है। अब देखो भी ये 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2 और 2 से 9 बार कट जाएगा। 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 24 और 2 और ये हो जाएगा 21, 21 और 2 23, यानी ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 234। 234 में 8 का भाग लगाओगे तो 8 2 16, 234 के अंदर है वो आप भाग लगा दो 8 का, तो ये आ जाएगा 29.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है अभी। 13 तो ऑप्शन में कभी कैसे आ सकता है क्या? 13 तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकता अभी इसमें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन गलत है अभी, इसका 29.25 आएगा मेरे हिसाब से। तो यानी 3 से काटेंगे इसको तो 8 बार कट गया, और फिर ये 8 तिया 24 और 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे? 23, 234 होगा, 8 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में 29.25 आएगा भाई। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं भी। आगे देखो भी नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? तो वो के संजय मूर्ति ने किया भी। के संजय मूर्ति ने 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है। अब यहां पे ये क्या है भी? a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर भी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे a की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर, तो 4x की स्क्वायर माइनस में 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25y की स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका इतने का जो मान है वो आपके पास में कितना आ गया? ये इतना आ गया, और प्लस का निशान लगा दो भी। अब इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन कर दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? यहां पे कर रहा हूं मैं 4x की स्क्वायर और प्लस आपके पास में 25y की स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में माइनस आपके पास में आ जाएगा 5 2 10, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन करोगे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस 10 2 20 xy। उसके बाद में इसको ओपन कर लो, प्लस का निशान है बीच में, 25x की स्क्वायर और फिर प्लस में 4y की स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपके पास में प्लस में 20xy, और आगे ये लिख दो भी प्लस का 4x की स्क्वायर प्लस माइनस में 25y की स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो। फिर ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और फिर ये 25y की स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और 4x की स्क्वायर और 4x की स्क्वायर क्या है? प्लस का है, तो 8x की स्क्वायर और 25x की स्क्वायर, तो 25 और 8 कितने हो जाएंगे? 25 और 8 33, यानी 33x की स्क्वायर। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। उसके बाद में प्लस का यहां पे कितना आ जाएगा? प्लस का 4y स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भी करना ही चाहिए, काम आता है। तो उसके बाद में आगे इसने बोला है भी वरुण अकेले इससे 7 दिन में पेंट कर सकता है भी। तो V से वरुण प्लस में A यानी आशीष, तो 3 दिन के अंदर कर सकते हैं, और वरुण अकेला है वो इसे 7 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 21, ये 7 हो गया और ये 3 हो गया, यानी वरुण और आशीष दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करते हैं।
और वरुण अकेला 3 कार्य कर सकता है। अब देखो भी आशीष अकेले इसे ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट करेगा। देखो अब 21 टोटल वर्क क्या है, 21 है, टोटल वर्क आपके पास में 21 है। उस 21 को मेरे को यह बता दो भी आशीष है ना, वो अकेला एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। आशीष अकेला एक दिन में 4 कार्य, यानी ये जो 21 कार्य है ना, ये 21 कार्य है वो 1 होल है भी, ये 21 जो कार्य है ना वो 1 होल के बराबर है। इसने यही बोला भी 1 होल, और 1 होल का टोटल कार्य आपके पास में कितना है, 21 आया है। अब इस 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया अभी, इसका मतलब ये हो गया भी 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होल हो जाएंगे। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 से 4 कट गया, तो इसका मतलब क्या है, 21 डेज के अंदर है वो आपका आशीष है वो ऐसे 4 होल को पेंट कर सकता है भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है जिस प्रकार से 67 है वो 74 से संबंधित है, 67 74 से संबंधित है, उसी प्रकार 13 है वो 20 के साथ में कोई ना कोई रिलेशन है। तो आपको बताना है भी 52 का रिलेशन किसके साथ में है। देखो भी 20 का अंतर निकाल लो आप, 20 का अंतर निकालोगे तो यहां पे अंतर कितने का आ रहा है, 7 का अंतर है। यहां पे अंतर कितने का, 7 का अंतर है, तो यहां पे भी 7 का अंतर, तो 52 और 7 59, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 59 हो जाएगा। 20 का अंतर है वो सभी में समान है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला कथन ये है, दूसरा कथन आपका यहां पे है, और तीसरा कथन आपका ये है भी। ठीक है, अब इसमें देखो भी पहला कथन क्या है, इसमें एग्रीस्टेक और व्यापार मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। दूसरा है एग्रीस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और तीसरा इसके अंदर है भी इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो इसमें पहला और तीसरा है वो सही हो जाएगा भाई, पहला और तीसरा इसके अंदर है वो सही हो जाएगा, और दूसरा गलत है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो भी यहां पे क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन ये है। अब इसमें देख लो भी पहली शर्त देखो क्या है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं जी पहला घटक एक संख्या है। उसके बाद में दूसरा देखो, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है भी। तो दोनों को क्या करना है, कॉपीराइट लिखना है भी, यानी पहले और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में डिनोट करना है। तीसरी शर्त देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो इसका मतलब ये लागू नहीं होगा। उसके बाद में यहां पे देखो भी, यहां पे देखो अब आपको क्या करना है, 5 को कॉपीराइट और आपका 2 को भी कॉपीराइट, यानी पहले और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में लिखना है। तो यहां पे एंड को क्या लिखेगा, ये एंड का एम है, और उसके बाद में 3 को क्या लिखेगा डी, और उसके बाद में 7 को क्या लिखेगा डब्ल्यू, और प्रतिशत को क्या लिखेगा पी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, तो यहां पे देख लो भी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीच में छोड़ दिया क्या हमने, कुछ ना कुछ 7 छोड़ दिया भी हमने, 7 बीच में लिया नहीं भी, 7 तो ले लिया, तो छूटा क्या है, कौन सा छूट गया भी। हमने एंड का लिखा था, क्या लिखा था एंड का एम, 3 का क्या लिखा था डी, और एट द रेट का क्या लिखा था जेड, और 7 का क्या लिखा था डब्ल्यू, और प्रतिशत का क्या लिखा था, प्रतिशत का लिखा था हमने पी। ये हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है आपको भी सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, बिंदु ए में यहां से मान लेता हूं भी, यहां पे क्या बिंदु ए है, इस बिंदु ए से चलना शुरू करता है भी, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, और बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो ये लो 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। उसके बाद में इसने बोला भी फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 9 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है तो 13 किलोमीटर जाएगा, तो पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा, ये लो 13 किलोमीटर चला गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो 11 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में फिर अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा, तो ए पॉइंट के एकदम सीध में आ जाए, क्योंकि ये जो दूरी है वो 12 है और ये दूरी कितनी है 13 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर ये चला, तो इसका मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसके सीध में आ जाएगा, और बिंदु पी के ऊपर है वो रुक जाता है, ये बिंदु पी है।
अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। बिंदु ए पर पहुंचना है तो आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है, ऊपर जाना तो यानी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। और कितना चलना है भी, ये जो बीच की दूरी है यहां तक जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 9 है भी, ये देखो 9 है। और ये टोटल कितनी है, ये 11 है, तो इसका मतलब आपको 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, जो कि राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है, तो 115 शाखाएं खोलने के लिए 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी तरीके से संगत है, समान है और उसका एक ग्रुप बन रहा है, कौन सा अक्षर उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखो भी ये आता है 12, 10 और 14, कहने का मतलब पहले 2 माइनस किया और फिर 4 प्लस कर दिया भी। इसी प्रकार से 19, 17 और 21, और यहां पे भी क्या किया, 2 माइनस किया, 17 आ गया और फिर 17 और 4 21 यानी 4 प्लस कर दिया। इसी प्रकार से पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे और आर आता है 18 पे। अब यहां पे क्या किया, 1 माइनस किया और फिर प्लस 3 कर दिया, तो ये बात गलत है भी, ये लॉजिक यहां पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सभी में क्या कर रहा है अभी, -2 कर रहा है पहले और फिर +4 कर रहा है अभी, और इसमें -1 कर रहा है +3 कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वही प्रोसेस यहां पे लागू करनी है। देखो भी SW को ये क्या लिख रहा है, SW को लिख रहा है UY, तो यहां पे S आता है 19 पे, 19 और 2 21 और 23 और 2 25 यानी 2 प्लस कर रहा है भी। इसी प्रकार से यहां पे देख लो भी H आता है आपका 8 पे, 8 और 2 10 और 12 और 2 14, इसी प्रकार से 14 और 2 16 और 18 और 2 20, यहां पे देखो भी 13 और 2 आपका 15 होना चाहिए, लेकिन यहां पे इसने के लिख रखा है यानी -2 कर रखा है, -2 नहीं होगा भी, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी P Q R S T U और V एक गोल मेज के पीठ केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो एक गोल मेज के ऊपर कितने कैंडिडेट है भी टोटल, वो देख लो 2 2 4 2 6 और एक 7, तो ये 7 कैंडिडेट है, तो ये लो 7 कैंडिडेट हमने बना दिए भी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अब टी को मैं यहां पे बिठा देता हूं, तो टी का दायां कौन सा होगा, ये होगा, और दाएं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में 2 लोग है, तो 1 और 2 एस आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी क्यू के बाएं से गिनने पर वी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे इसने क्या बोला है, ऐसा ना वो क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एस क्यू के, तो क्यू को मैं यहां पे रखूंगा तभी पड़ोस के अंदर है वो एस होगा। अब वापस जो होल्ड पे रखा था उस पे आ जाओ भी, क्यू के दाएं से गिनने पर वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो वी आपका यहां पे आ जाएगा, 1 2 और 3, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं दाएं और गिनने पर। आगे इसने क्या बोला है, यू है ना वो आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, अब उसकी सीट एक ही बची है भी, तो आर को मैं यहां पे रख दूं तो यू है वो यहां पे आ जाएगा, और आर का दायां कौन सा होगा, यही होगा। उसके बाद में क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो क्यू आपका ये रहा और यू आपका यहां पे है, और दाएं ओर से गिनना आपको, दाएं गिनना तो पहला दूसरा 2 व्यक्ति है, पहला और दूसरा 2 व्यक्ति कौन, आर और एस, तो आपका राइट आंसर क्या 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो शर्त लागू कर लो भी, कौन सी शर्त लागू हो रही है। पहली शर्त ये है भी यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक नहीं है भी। दूसरी शर्त ये है भी यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये भी नहीं है भी। उसके बाद में यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो भी, कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है, कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। 7 को क्या लिखेगा, पी लिखेगा, और 2 को क्या लिखेगा, टी लिखेगा, और 4 को क्या लिखेगा, फिर 4 को लिखेगा बी, और @ को क्या लिखेगा, एफ लिखेगा, और 5 को क्या लिखेगा, तो जे लिखेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। अब देखो भी संपूरक एक होता है पूरक, संपूरक कोणों का ऐसे 2 कोण जिसका योग 180 डिग्री हो वो आपका संपूरक कोण होगा, और ऐसे 2 कोण जिसका योग है वो 90 डिग्री हो वो पूरक होगा भी।
90 डिग्री योग होगा तो वो पूरक, और समपूरक जो आपका 180 डिग्री होगा। अब यहां पे देखो भी मैंने छोटा कोण मान लिया भी थीटा है, या भी छोटा कोण मैं एक्स मान लेता हूं, भी कोई दिक्कत नहीं। छोटा कोण मैंने एक्स मान लिया। अब इसने बोला है भी बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 28 अधिक है, तो वो फिर बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? x प्लस 28 हो जाएगा। अब दोनों का योग कितना है? संपूरक कोण है तो इसका मतलब दोनों का योग 180 है, तो दोनों का योग 180 रख दो, तो ये x और x कितने हो जाएंगे? 2x प्लस बराबर में 28, यहां पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से आपको 28 माइनस करने तो 152 बचेगा। भाई कितना बचेगा? 152। तो x का मान आपके पास में कितना हो जाएगा? 2 7 14, 1 2 6 12, 76 डिग्री आ जाएगा। तो छोटा कोण पूछा आपको कितना है? 76 डिग्री। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है बी ए बी सी डी और ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, तो देख लो भी 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। अब क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है। ए एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अब मेरे को यह बता दो भी ए और ई दोनों ऐसे तलों पर रहेंगे जिनका गुणनफल 3 है, तो गुणनफल 3 कब आ सकता है? 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 ही आएगा। लेकिन इसने एक कंडीशन ये है भी a एक अभाज्य संख्या पे है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब आपका a है वो तो 3 नंबर मंजिल पे रह जाएगा, और e है वो आपका क्या है? 1 नंबर मंजिल पे रह जाएगा। एक जो संख्या है ना वो अभाज्य नहीं है भी, ठीक है। आगे इसने क्या बोला भी b के ऊपर केवल 2 व्यक्ति हैं। b के ऊपर 2 व्यक्ति है तो इसका मतलब b 4 नंबर मंजिल पे रहेगा, और f c के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो इसकी कंडीशन फिर एक ही बच्चे भी एफ सी के ठीक नीचे वाली पे रहता है, तो सी फिर 6 नंबर पे रहेगा, तभी एफ है वो 5 नंबर पे आ जाएगा। तो आगे इसने बोला भी डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? डी आपका कहां पे है? यहां पे फिर डी आ जाएगा, डी ये रहा भी, और एफ आपका ये रहा, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कौन? बी और ए। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या है 625। इसका दूसरा अंक कौन सा है? दूसरा अंक 2 है, दूसरा अंक 2। और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें 150 है, तो इसका दूसरा अंक कौन सा है? 5 है। अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो घटा दो भी, परिणाम 3 आएगा भी, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने क्या बोला है भी दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है। इसी प्रकार की tan थीटा बराबर क्या है? 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई क्या है? 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए मीटर के अंदर। अब देखो भी आपको पता है भी ये होता है लाल बट्टे का LAL और KKA। इसका मतलब क्या हो गया भी ये आपको लंब दे रखा है और ये आपको आधार दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो भी ये कोई दीवार है और इसके सहारे ये आपका क्या है? कोई सीढ़ी है, और ये क्या है? तल के साथ में यानी ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये थीटा डिग्री का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। अब इसने बोला भी शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, यानी सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई है वो 30 मीटर, तो ये आपको 30 मान दे दिया, इसका मान 30 दे दिया। आपको ये बतानी है भी वो दीवार यानी दीवार से सीढ़ी है वो कितनी दूरी पे है, ये दूरी बतानी है आपको, ये दूरी बतानी है। तो यहां पे देखो भी आपके पास में लंब कितना है? 15 है, और 15 का मान 30 दे रखा है, और आधार कितना है? 8 है। अब देखो भी 15 का मान आपको 30 दे दिया, तो 15 कम 15, 15 2 30, यानी 1 का मान 2 आ गया, तो 8 का मान कितना आ जाएगा? 8 × 2, तो 8 का मान आपके पास में 16 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है भी पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? उसे क्या कहते हैं? वो होता है आपका वायवीय अंगों पर विद्युत रंध्री तंत्र होता है। वायवीय अंगों पर विद्युत रंध्री तंत्र होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान होगा ना उसमें तो क्या करेगा? ये बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जल को जब जड़ें अवशोषण करेगी
तो उसमें क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रभाव नहीं डालता भी ये। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो एक्चुअल में जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। डिस्क स्पेस का वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की जो कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी का विस्तार करना होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रम से 28.4 और 88 है तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात कर लें मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग करके। फॉर्मूला ये होता है भी, दो माध्य x बार होता है माध्य, दो माध्य प्लस में z यानी बहुलक और बराबर होता है 3 माध्यिका। ये फॉर्मूला होता है। m से माध्यिका, z से बहुलक को डिनोट करते हैं, x बार से माध्य को डिनोट करते हैं। तो ये आपको ज्ञात करना है। माध्य का जो बहुलक का मान है वो 28.5 दे रखा है आपको, और माध्यिका का मान है वो कितना दे रखा है? 88। 88 को 3 से गुणा करोगे तो 24 और 2 26 यानी 264। और ये क्या है भी, 2 बार बराबर है भी, 2x बार बराबर है। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भी। तो 264 माइनस में क्या करोगे, 28.5 कर दोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 235.5, और 235.5 आपको तो x बार का मान चाहिए, तो 2 का डिवाइड कर दो भी। तो यहां पे भाग दे दोगे 2 का, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 117.75 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो वो भोपाल से गुजरता है भी। भोपाल से गुजरेगा, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू 22/7 इंटू 98 डिग्री व्यास है। आपको तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, तो 98/2 इंटू 98/2। ठीक है, तो ये 2 दुआ 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये 14 बार कैंसिल हो गया अभी। अब 22 को गुना कर दो 14 से, 308 आ जाएगा, और फिर गुना कर दो 98 से, तो आपके पास में 30,184 आ जाएगा अभी। 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, एक सीधी पंक्ति में अभिमुख होकर बैठे हैं और सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है। अब यहां से शुरू होता है भी, टी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है। अब आपको ये पता नहीं है भी टी कौन से छोर पे बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, आर है ना, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो आर में यहां पे बिठा देता हूं। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, 1 और 2, यानी आर का बायां ये होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, यानी दायां। आगे देखो भी, आगे इसने क्या बोला है, पी है वो आर के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है, तो आर के दाईं और पड़ोस में बैठा, तो इसका मतलब पी यहां पे आएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे बोला है यानी पी है वो आर के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है और एस के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा, तो इसका मतलब एस को मैं यहां पे रखूंगा तभी पी है वो बाईं और पड़ोस में हो जाएगा, और आर को मैं यहां पे रखूंगा तभी आर है वो पी के यानी आर के दाईं और पड़ोस के अंदर है वो कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब आगे देखो भी, आगे इसने क्या बोला है, क्यू, यहां से क्वेश्चन, क्यू ओ के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है भी। क्यू है ना वो ओ के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। आगे इसने क्या बोला, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा, क्यू है वो पंक्ति के ठीक छोर पर नहीं बैठा, क्यू ओ के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। अब देखो भी, अगर मैं यहां पे बिठा दूं ओ को, तो क्यू एकदम पड़ोस ये एक छोर पे आ जाएगा, लेकिन इसने बोला भी क्यू पंक्ति के छोर पे बैठा ही नहीं है, तो मैं यहां पे आपको ओ को बिठा दूं तो आपका क्यू है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और इसने क्या बोला है, एक इसने बोला भी टी पंक्ति के छोर पे बैठा है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। तो टी पंक्ति के छोर पे बैठा है तो टी यहां पे आ जाएगा फिर, और उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया आपका कौन सा, एन, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब पूछा इसने ओ और एन के बीच में कितने हैं, तो एन आपका ये रहा और ये रहा,
तो इनके बीच में कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, 4 कैंडिडेट आ जाएंगे। चीजें समझे क्या? आगे देखो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता था। तो भुक्ति शब्द का जो प्रयोग है वो प्रांत के लिए करते थे, प्रांत के लिए किया जाता था। आगे क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। तो संघीय विवादों के रूप में संघीय विवादों में क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार है वो बाध्यकारी होता है भी। ठीक है, संघीय विवाद के अंदर जो क्षेत्राधिकार होता है ना वो परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार है वो क्या होता है, बाध्यकारी होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर वो तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर जी क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों के तीनों नोट्स है वो 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं और तीनों की लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज रहेगी भी। अगर ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसमें से आप 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है अपनी। शर्त ये है तीनों की तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो भी क्वेश्चन, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है, काकीनाडा तट है, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट आपका आता है उत्तरी सरकार तट। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने तो सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सेट कर लो इसको। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट कर लो और आरोही क्रम में सेट करने के बाद में मिड पॉइंट आपको उठाना है भी। अगर 2 संख्याएं 20 की यानी मिड पॉइंट उठाना का मतलब होता है मध्य संख्या आपको उठाना है। अगर 2 संख्याएं मध्य पॉइंट आ रहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, वही आपकी माध्यिका होगी। अगर एक संख्या मिड आ रही है यानी बीच की संख्या एक ही आ रही है तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा लो आप। अब देखो भी मैंने इसको क्या किया, आरोही क्रम में सेट कर लिया। अब देखो भी टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। 11 है तो इसका मतलब 20 का पॉइंट आ जाएगा, तो 5 इधर रह जाएगी और 5 आपकी इधर रह जाएगी, तो 20 का पॉइंट है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 35। तो वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर ये मान लो भी यहां पे बीच की संख्या है वो आपके पास में 35 और 40 आ जाती है भी, 2 संख्याएं बीच की आ सकती है भी जब आपको संख्याएं सम संख्या के रूप में दे रखी है भी। जैसे ये तो इसकी टोटल संख्या 11 है, अगर टोटल संख्या 12 होती तो आपके पास में 2 संख्या है वो 20 की आती, तो क्या करते आप, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते, वही आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है, बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा करवा दो भी। तो ये आपके पास में आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 19.5 इंटू 16 और अपोन में आपके पास में आ जाएगा 7.5। आपस में गुणा करवा दो भी। 19.5 का गुणा है वो आप 16 के साथ में करवा दो तो कितना आएगा, 312 आ जाएगा। और 312 में 7.5 का आप भाग दे दो भी, 7.5 का भाग दोगे तो 41.6 आ जाएगा भी, 41.6 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है, तो वो दीवानी न्यायालय करता है। दीवानी न्यायालय यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी यहां पे आपका क्वेश्चन है वो ये है। अब इसके अंदर वो पहली शर्त देखो लागू हो रही है क्या, पहला घटक प्रतीक है क्या, नहीं है। यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, नहीं है जी।
तीसरी देखो भी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट लिख दो भी। 7 को क्या लिखेगा W, और 2 को क्या लिखेगा A, और एट द रेट को क्या लिखेगा Z, और 1 को क्या लिखेगा R, और 3 को क्या लिखेगा T, और एंड को क्या लिखेगा तो M लिखेगा भी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा और पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे विमान कहते हैं भी। क्या कहते हैं, विमान कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो गर्भगृह के ऊपर सीढ़ी नुमा और पिरामिड नुमा जो स्ट्रक्चर बनी होती है, संरचना बनी होती है, उसे विमान कहा जाता है। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया भी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम के अंदर हो। अब F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो इसका मतलब F है वो सबसे ऊपर। अभी आगे इसने बोला भी F और B के बीच केवल 3 बॉक्स है, तो 1, 2 और 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। दोनों के बीच में 3 बॉक्स है। G और D के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। अब G और D के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। अब इसका पता तो नहीं है अपने पास में G और D कहां पे आएगा, एक बार इसको होल्ड पे रख लो आप। आगे इसने क्या बोला है, D है ना, D को B के ठीक ऊपर रखा गया है, तो D को B के ठीक ऊपर रखा गया, तो इसका मतलब D आपका यहां पे आ जाएगा। और टोटल बॉक्स आपके पास में 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला भी G और C के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो यहां पे अगर मैं G को यहां पे रख देता हूं, फिर G को यहां पे रखूंगा, तो G और D के बीच में 1 बॉक्स आ गया, और G और C के बीच में 4 बॉक्स होने चाहिए, तो 1, 2, 3 और 4, तो इसका मतलब C सबसे नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है, आगे इसने बोला भी A को E के ऊपर रखा गया है, A है ना, उसको E के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो E को मैं यहां पे रख देता हूं, तो E के ऊपर किसी स्थान पे, तो इसका मतलब एक ही सीट बची है, A यहां पे आएगा। अब D के नीचे कितने बॉक्स रखे गए, D ये रहा, D के नीचे देख लो कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। आपका राइट आंसर क्या हुआ, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 797 रुपये है। वह धनराशि निकटतम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है भी। इसके अंदर आपको एक चीज आप ध्यान में कर रहे हैं भी, टाइम नहीं दे रखा आपको, टाइम नहीं दे रखा, ओनली फॉर यही बोल रखा है भी एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 797 रुपये है। अब ये 797 रुपये कितने सालों का है वो आपको नहीं दे रखा यहाँ पे। ठीक है, और वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। अब इसको आप मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन है वो आधा अधूरा है। अब इसके अंदर है वो आपको अंतर दे रखा है 797 रुपए का। मैं मान लेता हूं इस समय 2 वर्ष का है। ठीक है, आपको 2 वर्ष मानना ही पड़ेगा, 2 वर्ष मानोगे तभी आएगा ये। अब 2 वर्ष का समय है तो इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपका जो प्रतिशत है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो फ्रैक्शन में चेंज करो, प्रतिशत का निशान हटाए, नीचे 100 लगा दिया, 4 चौके 16 और 25 चौका 100। तो अब आप क्या करोगे, समय आपके पास में 2 वर्ष है, तो आप एक ऐसी राशि मान लो ना भी, इसके हिसाब से मान लो। इसके हिसाब से मानेंगे तो नीचे वाला है वो में यानी जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है भी, आपका मूलधन होता है। ऊपर वाला है वो आपका लाभ या यहां पे ब्याज या ब्याज का अंतर होता है वैसे तो। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास में हमारे अनुसार तो एक प्रकार से देखें तो 4 आ गया। आप इसको डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से कर दोगे भी। हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 4/25 आ गया। अब समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 16/625 आ जाएगा भाई। अब देखो भी, नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा मूलधन होती है, नीचे वाली जो संख्या वो हमेशा मूलधन होती है, और ऊपर वाली जो संख्या होती है ना वो हमेशा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, अंतर होता है। अब हमारे अनुसार तो अंतर 16 रुपए आया, लेकिन प्रश्न में दे रखा है 797 रुपए, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान यहां पे आपके पास में 49.81 आ जाएगा भी। अब आपको मान ज्ञात करना है, आपको 625 का भी, आपको तो धनराशि ज्ञात करनी है ना,
तो इंटू कर दो 625 से, 625 से गुणा करोगे तो आपके पास में ये मान आ जाएगा 31,132.81 आ जाएगा। तो आपको लगभग निकटतम मान बताना है, तो 31,132, 31,133, बात एक ही है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब देखो भी इसके अंदर है वो आपको बताना है पर्सन वाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। x आता है 24 पे, 24 में से 3 माइनस किया 21, 21 में से 3 माइनस किया 18, 18 में से 3 माइनस किया 15, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 l आ जाएगा। उसके बाद में ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में b आता है 2 पे, 2 में आपने कितना माइनस किया, 3 माइनस किया तो 3 माइनस किया तो 25 आ गया। फिर 25 यानी y में से 3 माइनस किया 22, 22 में से 3 माइनस किया 19, और 19 में से 3 माइनस करोगे तो 16, 16 पे आ जाएगा p। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है। LP एक ही ऑप्शन में है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब वही आ गया भी, यहां पे भी देखो भी ये है J, L और H। आपको क्या है, हैज की जगह है ना, ये संख्याएं रखनी है आपको, ये जो शब्द दे रखे हैं ये रखने हैं और यहां पे देखना पड़ेगा आपको। तो मैं 3 नंबर उठा लेता हूं भी, E, Z और C। ठीक है, अब इसमें देख लो भी +5 कर दिया, और यहां पे भी +5 कर दिया, 7 और 5 12, यहां पे भी +5 कर दिया, यानी सभी में क्या कर रहा है, ये +5 कर रहा है भी। इसी प्रकार से I K Z और यहां पे क्या है, NPL है, NPL है, तो इसमें देखो भी +5 करोगे, +5 हो रहा है क्या, 9 और 5 14, और 11 और 5 16, और 7 और 5 12, बिल्कुल सही है भी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय होता है। जल अपघटन के कारण है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, तो वो कौन सा होता है आपका NH4Cl होता है। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है, जो कि क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड है ना, ये आपका एक प्रकार से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाता है भी। अमोनियम क्लोराइड है वो एक प्रकार से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब हो गया भी यानी ठोस से सीधा गैस में बनना, वो अमोनियम क्लोराइड है वो दर्शाता है भी। ठीक है, वैसे CH3COONA ये आपकी क्या है, साबुन है भी, ये आपका साबुन बन गया भी। और ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है भी। सोडियम कार्बोनेट वैसे क्षारीय माध्यम होता है भी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है वैसे क्षारीय माध्यम में होता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में मैं अगर 10 जल के अणु जोड़ दूं तो ये आपका धावन सोडा बन जाता है भी, धावन सोडा बन जाता है। और धावन सोडा का जो यूज है वो बोरेक्स बनाने के लिए और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडा का यूज किया जाता है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, यदि द्विघात समीकरण आपको दे रखी है और दूसरी द्विघात समीकरण आपको दे रखी है कि दोनों मूल सारों है, सारों का मतलब क्या होता है, समान है, तो k का मान ज्ञात करना है। अब k का मान ज्ञात करना, तो यहां पे आपको पता है भी अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है भी। और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब आपको ये पता है, आपको पता ये है भी ये क्या है, a होता है, ये आपका क्या होता है, b होता है, और ये आपका क्या होता है, c होता है। अब आपको रिलेशन किस में निकालना है, आपको रिलेशन b और a में लेके आना है। b यहाँ पे k का मान ज्ञात करना, तो इसका मतलब b में लेके आना है। तो b कौन से में, a डॉट b में है, अल्फा डॉट बीटा में है, या फिर अल्फा प्लस बीटा में है। तो अल्फा प्लस बीटा में, तो इस समीकरण में देख लो भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, b का मान क्या है, -4 यानी 4 है, और माइनस फॉर्मूले का लगा हुआ है, और अपोन में, और a का मान कितना है, तो a का मान 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पे हमारे पास में इस समीकरण में -4/3 आया, और इस समीकरण में कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो इस समीकरण के अंदर है वो हमारे पास में आ जाएगा -k अपोन में 2। अब इसने बोला है भी दोनों के मूल समान है, तो समान रख दो भी, तो ये हो जाएगा -k/2 बराबर में -4/3। अब वज्र गुणा करवा दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3k बराबर 4 2 8, तो k बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पूछा गया भी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री
की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है, तो वो कौन करता है? निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित कौन करता है? तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन दोबारा से देखिएगा, इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? तो वो आपका JMM बारहेट हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से इसने FARM को क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है CXOZ लिख रहा है। अब देखो भी यहां पे क्या कर रहा है, -3 कर दिया, यहां पे भी -3 कर दिया, यहां पे भी -3 और यहां पे भी -3, तो -3 कर रहा है। तो यहां पे देखो भी RICH को क्या लिखेगा? RICH को क्या लिखेगा? तो -3 करेगा तो 15 आ जाएगा, और -3 करेगा तो 6 आ जाएगा, और -3 करेगा तो Z आ जाएगा, और -3 करेगा तो 5 आ जाएगा E। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी एक डीलर 63,000 प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे क्या है 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है वो आपको ज्ञात करना है। 5% को मैं क्या लिख सकता हूं? 5% को 1/20 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 30% हानि को मैं क्या लिख सकता हूं? तो यहां पे 3/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी पहले क्या है, 20 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, एक का लाभ हो गया तो 21 में बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए मेरा क्रय मूल्य है और 3 की हानि होगी तो कितने में बेचूंगा? 17 में बेचूंगा, ये 7 में बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में बेचूंगा? 7 के अंदर बेचूंगा। अब देखो भी उसने क्या बोला भी 63,000 रुपए प्रति डायर की दर से, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो समान है, लेकिन हमारे अनुसार तो विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए मैं 3 से गुणा करता हूं, इसको 3 से गुणा करें तो यहां पे भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 20 का 20 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भी। अब देखो भी हमारे अनुसार है वो ये हो जाएगा 21 और ये भी 21 हो जाएगा। अब इसके अंदर है वो आपके पास में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा भी। कितना आ जाएगा? 600, और यहां पे इसका मान कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। अब उससे क्या बोला है, पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत उसका ज्ञात करना है। 600 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया? 441 में बेच दिया। 600 रुपए में खरीदा और 441 में बेच दिया, तो हानि कितने की हुई देख लो। या फिर आप इस प्रकार से कर लो, इसको इस प्रकार से कीजिएगा, ये तो आपका 1/20 ही रहेगा, ठीक है। 5 × 5 और 5 100, ये हो जाएगा आपके पास में 21। तो हमारे अनुसार 21 उसका क्रय मूल्य है, तो 1 का मान कितना आ जाए? 21 बराबर कितना हो जाए? 63,000 रुपये आ जाएगा। तो 1 का मान 3,000 रुपये हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे इसका क्रय मूल्य निकाल लो, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 का मान 3,000 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 1 का मान 3,000 है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 0 0 और 0, ये आपके पास में इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य आपके पास में 90,000 हो जाएगा। क्या 30 से गुना करेंगे 3 को, तो ये आपके पास में 3,000 इंटू आपको क्या करना है? 30 से मल्टीप्लाई करना है ना, 30 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 90,000 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास में जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया? टोटल आपके पास में क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास में 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए आपके पास में टोटल क्रय मूल्य आ गया। और टोटल विक्रय मूल्य कितना आपके पास में? तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो ये आपके पास में 1,26,000 रुपये आ जाएगा भी। 1,26,000 रुपये। अब 1,50,000 में से 1,50,000 में से आपको क्या करना है? माइनस करना है 126, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। यानी 24,000 रुपये की क्या होगी? हानि होगी। कहने का मतलब क्या? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये और दोनों वस्तुओं को बेचा 1,26,000 रुपये में। तो यहां पे आपके पास में 1,50,000 रुपये इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो, तो 15 का 240 पे भाग दे दो भी। तो 240 पे आप भाग दोगे 15 का, तो आपके पास में 16 आ जाएगा भी। 15 कम 15 और ये 16, तो 16% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो तटरेखा है वो राजस्थान की नहीं है भी,
राजस्थान की नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश की लगती है, उड़ीसा की भी लगती है, गुजरात की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, ठीक है, केरल की भी लगती है, कर्नाटक की भी लगती है, गोवा की भी लगती है, यानी तट रेखा है वो 9 राज्यों की लगती है भी, ठीक है, राजस्थान नहीं है उसमें से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है, आपको एल्शियम ले लेना है 16 एल्शियम आएगा, 8 दुए 16 और 3 दुआ 6 प्लस में 8 दुए 16 और 2 एकम 2 प्लस में 16 एकम 16 यानी 5 आ जाएगा ये, और प्लस में 8 दुए 16 और 2 दुआ 4 और ये माइनस का कितना आ जाएगा 16 दुए 32, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे ये कितना बनेगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 और 4 17, और माइनस का 32 है और प्लस का आपके पास में 17 है बट्टा 16, आपके पास में मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, माइनस का 15 बचेगा भी, माइनस का 15 बटे 16, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है भी, इसने बोला है भी प्रत्येक x यानी प्रत्येक संख्या में आपको x जोड़ना है जिससे कि ये संख्या है वो क्या समानुपात में हो जाए। समानुपात में कब होगी, जब 30 प्लस में x जोड़ दूं अपोन में 15 प्लस में x, और समान अनुपात तो यही होगा भी 21 प्लस में x और यहां पे 11 प्लस में x। अब वज्र गुणा करवा दो भी, वज्र गुणा करवाओगे तो 11 का 30 के साथ में करवाओगे तो कितना आ जाएगा 330 और प्लस में 11x और फिर 30 का x के साथ में करवाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30x और प्लस का x की स्क्वायर, और बराबर में अब ये वज्र गुणा करवा दो तो ये जो 15 एकम 15 बच गया, 1 15 2 30 और 31 यानी 315 और फिर 15 का x के साथ में करवाओगे तो 15x हो जाएगा, प्लस में 21 फिर x का करवा दो भी 21x और प्लस में x की स्क्वायर का। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो तो x की स्क्वायर का x की स्क्वायर से कट जाए क्योंकि बीच में निशान बराबर का है भी, ठीक है। यहाँ पे 15x और 21x कितने हो जाएंगे, ये टोटल आपके पास में 36x हो जाएंगे, और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे टोटल आपके पास में, ये आपके पास में हो जाएंगे 41x हो जाएंगे, ये 41x हो जाएंगे, और ये कितना है 330 प्लस में है, और इधर क्या है 315 प्लस में है और बराबर ये है, तो 5 और 1 6 3 2 और 1 3। अब देखो भी ये 36x में इधर भेज दूं तो ये कितना किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में 5x बराबर में 330 इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का फिर 15 ज्यादा बचेगा, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, x का मान आपके पास में माइनस का 3 आ गया। अब इसमें मान रख दो भी, इसमें मान रखना है आपको, इसमें मान रखना है तो ये हो जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 इन माइनस का 18 अंदर अंदर वाले की गुणा करवानी होती है। इसमें क्या होता है भी, अंदर अंदर वाले की गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले की गुणा करवा दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा क्या भी x y की गुणा करवाऊंगा तो y के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में माइनस का 18 इंटू ये मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है। अब माइनस का 3 और x की जगह रखूंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, भी 3 का x के साथ में गुणा करवाऊंगा तो ये माइनस का 3 और 3 9 हो गया माइनस का, और माइनस का 9 यहाँ पे है तो माइनस का 9 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा भी। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो माइनस का 18 और माइनस का 18, माइनस का 18 और माइनस का 18 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और रूट से एक 18 बाहर आ जाएगा भी, तो y का मान आपके पास में 18 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट प्लस माइनस आप उसमें चेंज करना है इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास में 32, डिवाइड को क्या लिख रहा है, ये डिवाइड को लिखेगा प्लस 14, प्लस को क्या लिखेगा माइनस 16, माइनस को क्या लिखेगा मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई को क्या लिखेगा डिवाइड, तो 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 16 2 32 और 32 माइनस का है और 32 इधर प्लस का और बीच में 14 प्लस का है, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो 14 बच गया आपके पास में, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर आपको बताना है भी फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ पे देखो भी पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है तो ये लो बाएं मोड़ दिया और 7 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया, उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ता है तो 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 6 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है
और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 8 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखो भी 13 किलोमीटर ये है, 6 किलोमीटर ये है, 13 और 6 19, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में आ जाएगा यहाँ पे, ये टोटल 19 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में ये बोला भी बिंदु ए तक, बिंदु पी पे रुक जाता है, ये बिंदु ए है। अब ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, तो देखो भी ए तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर यानी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। उत्तर की ओर कितना दूर, तो 8 किलोमीटर ये है और 7 किलोमीटर ये है, 8 और 7 15, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनके लैस्य और मैस्य का अनुपात है वो आपके पास में कितना है, लैस्य और मैस्य का अनुपात है वो गुणनफल है वो एक आपके पास में कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में 135 दे रखा है। आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है भी, ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे पहली संख्या में वो संख्या ही मान लेता हूं भी, एक तो 5x है आपके पास में और एक 3x है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और HCF और LCM का गुणा कितना है, 135 है, तो ये आपके पास में आ गया 15x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 135/15, 135/15, तो आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा, तो √9, तो x का मान आपके पास में 3 आ गया अभी। तो वो संख्याएं क्या होगी आपके पास में, वो संख्याएं आपके पास में 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 5 15 और 3 3 9, वो संख्या 15 और 9 होगी। अब इसने बोला है भी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो देख लो भी LCM और HCF का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा भी 1/LCM, 1/LCM और उसके बाद में 1/HCF, ये इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्रम हो गया, और इसका योगफल पूछा है तो प्लस कर दो। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भी, एक प्रकार से ये फ्रैक्शन बन गई, उसका योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है तो नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का गुणा यानी LCM इंटू HCF और ऊपर क्या आ जाएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर बच गया HCF प्लस में HCF से HCF कटेगा तो ऊपर बचेगा LCM। चीजें कुछ समझे क्या, समझे क्या, कुछ समझे, यहां पे आपके समझ में ये आ जाएगी भी ऊपर क्या आएगा, ऊपर है वो आपके पास में संख्याओं का योग यानी एलसीएम और HCF का योग आ जाएगा और नीचे उनका गुणनफल आ जाएगा, वही उसका क्या होता है भी, वही उसका व्युत्क्रम होता है भी। तो यहां पे दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों संख्याओं का एलसीएम 45 आ रहा है ना, 9 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है, और यहां पे एलसीएम कितना आ रहा है, इसका HCF कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 9 है वो भी 3 से डिवाइड है और 15 है वो भी 3 से डिवाइड है, तो ये आपके पास में आ जाए 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48, तो ऊपर तो दोनों का योग और नीचे दोनों का गुणनफल यानी 135, तो ये 16 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो ये 16 3 48 होते हैं, और ये आपके पास में 3 चौके 12 और 3 5 15, तो ये आ जाएगा 16/45। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं, तो वो है 90%। ठीक है, तो साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भाई, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी सम अंक के अंदर भी आपको 2 जोड़ना है और विषम अंक के अंदर भी आपको 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 4 3 और 9, और ये हो जाएगा 8 6 और 1 में 2 जोड़ोगे तो 5। अब इसने बोला है भी नई बनी संख्या में बाईं ओर से पहला और दाईं ओर से पहला इसका योग कितना होगा 12, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, तो ये गोंडो फर्नेस का करता है भी, गोंडो फर्नेस का तख्त ए बही शिलालेख है वो पार्थियन शासक गोंडो फर्नेस का उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर भी वही प्रोसेस करनी है आपको भी, एच की जो हैज है, हैज की जगह आपको क्या है इनमें से उठाना है भी, तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं एक्स एच और ए,
और आगे क्या है ये VEC, और उसके बाद में यहाँ पे है BNW, और यहाँ पे आपके पास में प्रतिशत का मतलब आ गया ZKY। दोनों के अंदर ना एक ही नियम लागू होना चाहिए भी। अब इसमें देखो भी क्या कर रहा है, ये -2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया -3 कर दिया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है +2 कर रहा है, यानी 1 और 2 3। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया -2 कर दिया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया -3 कर दिया, अभी 14 में 3 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया +2 कर दिया। देख लो भी दोनों में नियम लागू सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दो संपूरक कोण में से बड़े कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो मैं छोटा कोण x मान लेता हूं, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा x प्लस में 50 हो जाएगा, x प्लस में 50 हो जाएगा। और दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग संपूरक कोण होता है 180 डिग्री होता है, पूरक कोण में 90 डिग्री होता है भी। अब देखो भी 2x बराबर में ये 50, यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना बचेगा 130। x का मान कितना आ जाएगा 2 6 12 और 2 5 10 65 डिग्री। छोटा कोण कितना है 65 डिग्री का हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो जो विंडोज है ना, विंडोज चाहे वो 10 हो 11 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो, विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भी। विंडोज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक MS ऑफिस है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम है, यो भी एक क्या होता है भी आपका सर्च इंजन होता है गूगल क्रोम, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी को 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो भी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत उसकी चाल होती है x - y से लेते हैं, और धारा की दिशा के अंदर चाल है वो x + y लेते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर है वो आपके पास में टाइम कितना लगा भी 721 किलोमीटर की दूरी थी विपरीत दिशा में, 42 घंटे लगे। तो 721 में आपको क्या करना है 42 का भाग देना है, तो इसको लगभग है वो अपन 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7 0 7 या 21 यानी 103/6 आ गया। और दूसरी कंडीशन में क्या है 721 ही किलोमीटर चाल थी दूरी थी, और उसको क्या है धारा की दिशा में 15 घंटे में कवर कर लेता है। अब इसको काट सकते हैं क्या, इसको अपन 7 2 9 और 1 10 इसको नहीं काट सकते भी। अब देखो भी यहां पे एक बात ये क्या हो गया आपके पास में x - y बराबर में 103/6 और x + y का मान आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 721/15। अब देखो अब ये है आपके पास में भी जब धारा की दिशा ज्ञात करनी है, धारा की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है, अगर आपको नाव की चाल ज्ञात करनी हो तो जोड़ करके आधा कर दो, ठीक है। और अगर आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो आप घटा करके आधा कर दो। ये प्रोसेस होती है। x + y और x - y दे रखा हो ना, तो आपको एक बार तो जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। तो इसके अंदर है वो आपको क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटा करके आधा कर दो। तो 103/6 माइनस में ये आपके पास में आ जाएगा 721/15। इसमें से आप माइनस कर दो भी, पहले तो ये माइनस करो ना आप, तो इसमें 30 तो एलसीएम आ जाएगा आपका, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके 15 2 30 2 2 2 4 7 2 14 1442 माइनस में ये आपके पास में 6 5 बार कट गया, 5 3 15 और 5 एकम 5, तो 1442 के अंदर है वो आप माइनस करोगे कितना 515 माइनस करोगे 927 आ गया। 927 के अंदर है वो आप 30 का भाग दे दो भी, तो 30 का भाग दोगे तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 एकम 3 3 9 0 और ये आ जाएगा 3 9 27 और अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा भी 30 आ जाएगा 10 आ जाएगा, सॉरी 10। तो ये आपके पास में मान कितना आ गया भी, ये आ गया मान। यानी मैंने क्या बोला था, घटा करके आधा करना है, घटाया तो मान कितना आया, घटाया तो हमारे पास में मान आया 309/10 ये आ गया। अब घटा करके आधा करना है तो इसमें 2 का भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 30 यानी 309 के अंदर है वो आप 20 का डिवाइड कर दो तो 15.45 आ जाएगा। 15.45 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो
एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 60 है, और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर कितना है, 42 है, 62 है। तो कक्षा का औसत स्कोर बताना है। तो 12 का औसत स्कोर 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 सिक्का 72, 720। बाकी बच गए 18 विद्यार्थी और उसका स्कोर है वो 21 है। भी अगर प्रत्येक का 21 है तो भी आपको टोटल करना पड़ेगा, तो 18 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर औसत दे रखा है तो 62 है, भी 62 दे रखा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी। तो 62 के अंदर 62 इंटू आपको करना है 18, तो ये आ जाए 1116। अब 1116 के अंदर है वो आपको प्लस करना है 720, तो मान कितना आ जाएगा, 1836। 1836 आ जाएगा भी। 1836 के अंदर वो 30 का भाग लगा दो भी, 30 का भाग लगाओगे 1836 के अंदर तो आपके पास मान आएगा 61.2। यानी टोटल विद्यार्थी आपके पास में 30 थे ना, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत किया गया था, तो 1994 में किया गया था भी। 1994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक टैंक पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये ए है और ये बी है। ये 18 मिनट में उसको भर सकता है और ये 20 मिनट में उसको खाली कर सकता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम दे लो भी। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 180 आ जाएगा भी। तो ये 10 आ गया और 0 और ये 9 आ गया भी। अब यहां पे देखो भी, इसने क्या बोला, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोला जाता है। यानी 6 मिनट तक पाइप ए ने पानी डाला कितना, 6 मिनट तक अकेला चला था पानी पाइप ए, तो 60 लीटर पानी डाल दिया, तो बाकी बच गया कितना, 120 लीटर बच गया। अब पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। अब पाइप बी तो बाहर निकालने वाला है, पाइप ए है वो 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी अंदर डालता है। पानी बी जो पाइप बी है वो 1 मिनट में 9 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर शुद्ध पानी टंकी के अंदर कितना डाला गया, 1 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर डलता है तो 120 लीटर पानी और बचा है। 120 लीटर टंकी खाली है, तो 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी डलता है, तो 120 लीटर पानी है वो 120 मिनट के अंदर डलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है बी एम प्लस का मतलब क्या है, माँ। एम माँ है वो किसकी है, एम है वो एन की माँ है, और मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, और एन है वो पत्नी है किसकी, ओ की, और डिवाइड का मतलब होता है पिता। ओ पिता है किसका, पी का, और माइनस का मतलब है भाई, और पी भाई है वो किसका, क्यू का। अब एम और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है। एम एन की माँ है और एन है वो ओ की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, ओ की सासू कौन हो जाएगी, ओ की सासू एम हो जाएगी भी, और ओ है वो पी का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, ये दोनों पति पत्नी हैं, और ओ है वो पी का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, पी की मां कौन हो जाएगी, एन, और पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू की भी मां कौन होगी, एन होगी। क्यू की भी मां है वो एन होगी। तो यहां पे इसने बोला है भी एम का क्यू के साथ क्या संबंध है, तो एम का क्यू के साथ में क्या संबंध है, इसका मतलब हो गया भी एम है ना वो क्यू के क्या लगती है, तो ये हो जाएगी भी क्यू की मां हो जाएगी भी। क्यू की मां कौन है, एन, और एन की मां कौन है, एम, तो ये हो जाएगी माता की माता हो जाएगी। यानी क्यू की माता कौन है, एन है, और एन की माता कौन है, एम। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई, कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो फोकस को अलग उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना होता है। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित समवे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है, तो 5.4 है। अभी भारत में कुल बेरोजगारी 5 कितनी है, तो 5.4 है। अब इसमें बोला गया है भी यदि x और 338 के बीच मध्य अनुपाती 260 है। अब देखो भी, मैंने आपको बताया था अभी जो रिलेशन मध्य अनुपाती का होता है ना, वही रिलेशन तृतीय अनुपाती का होता है भी। यानी मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का एक ही रिलेशन होता है भी। तो यहां पे देखो भी, अब इसके अंदर ये हो जाएगा x,
और यहां पे आ जाएगा 338। अब मध्यानुपाती कितना है, 260 है, ये लो 260, और जो मध्यानुपाती है वही तृतीयानुपाती होगा। इसमें जो मध्यानुपाती है वही तृतीयानुपाती हो जाएगा, यानी x और 338 के बीच मध्यानुपाती 260 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 260 इंटू 260 अपोन में कितना आ जाएगा अभी, 338। अब इसको 13 से काट दो, 13 2 26, 20 बार कट गया, और ये हो जाएगा 13 2 26, बच गया कितना, 13 2 26, ये बच गया 7, 26 और 7 बच गया 78, और ये हो जाएगा 13 छिके 78। 26 से ये आप 26 बार कर दो 0, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 200। तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी, वह अवधि याद कीजिए जिसमें 1200 रुपए की कोई धनराशि है, वो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपए हो जाती है। अब 2280 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे ब्याज कितना लग गया, फिर 2280 हो जाती है, तो ये मिश्रधन दे रखा है आपको, तो इसमें से आप मूलधन निकाल दो, तो आपके पास में जो ब्याज आएगा वो 1080 आ जाएगा। और 1080 आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो ये समय ज्ञात करना है ना, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100 अपोन में मूलधन इंटू दर। दर कितनी है, 4, तो 20 से आप 20 काट दो, 12 कम 12 और 12 निमा 108, 90 बार कट गया, और इसको आप 90 अपोन में 4, तो आपके पास से मान आएगा 22.5। 22.5 राइट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, साबरमती नदी कहां से निकलती है, राजस्थान से निकलती है अभी। ठीक है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, तो अरावली पहाड़ियां राजस्थान से निकलती है अभी, और ये गुजरात के कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है अभी, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहर स्थानीय स्वशासन निकाय करता है, तो वो टाउन एरिया समिति करती है। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है, तो वो टाउन एरिया समिति करती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। देखो भी, 7 नींबू है ना, वो 1 रुपए में खरीदे, तो 1 नींबू कितने रुपए में खरीदा, तो 1/7, ये उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। भी 1 नींबू है, 1 n से नींबू बना दो, 1 नींबू है वो 1/7 में खरीदा। उसके बाद में इसने बोला है 75% लाभ प्राप्त करना है, तो 75 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 4 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 3 रुपए में 3 रुपए का लाभ प्राप्त करेगा, तो कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। फिर 4 रुपए उसका क्रय मूल्य, 3 का लाभ प्राप्त हो गया तो 7 में बेचेगा। लेकिन हमारे अनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है, 1/7 है, तो 4 का मान आपके पास में कितना आ गया, 1/7 आ गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो 1 का मान हो जाएगा 1/7 इंटू 4। आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको 7 का मान ज्ञात करना है, भी 7 एक विक्रय मूल्य है, तो इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास में आ जाएगा 1/4। कहने का मतलब 1 रुपए में 4 नींबू आपको बेचने पड़ेंगे, तभी आपको 75% का लाभ होगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ये अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। अभी 97वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 43B को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक पेपर कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसी तरीके से आगे वाले भी पेपर आपको करवाने हैं क्या, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भी पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे देता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर को हाइड करूं इस प्रकार से, तो देखो भी यहाँ पे आंसर को हाइड करने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो, इधर से आपको पता लग रहा है भी, इसके अंदर इधर से आपको ये पता लग रहा है
भी यहां पे आंसर क्या होगा, ये देखो लाल के अंदर है, रॉन्ग है वो, और ये जो सही है वो हरे के अंदर है भी। तो ये आंसर को हाइड करने का कोई मतलब नहीं है भी इसके अंदर। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा भी। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।